नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज मैं आपको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक के लिए जो फैसले लिए गए उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे जो मेजर यहाँ पर इन्होंने जो कोई भी चेंज नहीं किया है वो ये है कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज्ड है। 5.5% पर ही रेपो रेट को यहाँ पर इन्होंने रखा है। अब देखिएगा जो आरबीआई के गवर्नर हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है, तो जो संजय मल्होत्रा जी हैं इन्होंने इस बार बताया कि हम जो रेपो रेट है इसको 5.50 पर स्थिर रख रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम कोई भी चेंज जो है वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेपो रेट है ये होती क्या है। देखो, कई बार लोगों को डेफिनेशन मालूम होती है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि जो रेपो रेट होती है वो वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई जो है वो देश के बैंकों को पैसे उधार देता है। आप ऐसे समझिएगा कि ये एसबीआई है और ये जो है पीएनबी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये है आरबीआई। अब कई बार क्या होता है कि जो एसबीआई है और पीएनबी है, सपोज़ कर लो ये दो बैंकों के एग्जांपल मैंने लिए हैं, ऐसी बहुत सारी बैंक होंगी प्राइवेट हैं, तो सभी बैंकों को यहाँ पर मिलता है, तो आरबीआई ने इनको पैसे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई जो है जो ये पैसे उधार दिए जा रहे हैं एसबीआई और पीएनबी को, इस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना, वही हमारा रेपो रेट होता है। तो आप ऐसा समझिएगा कि जब आरबीआई ने अगर रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है, नो चेंज, तो जो आपकी अपनी खुद की ईएमआई होगी या पर्सनल लोन आपने जो भी लिया होगा, वॉट एवर होम लोन होगा, तो इस ईएमआई में कोई भी बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। जो आपकी ईएमआई चल रही होगी वही होगी। अब अगर रेपो रेट में यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज़ कर दी, तो रेपो रेट इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जो ब्याज दिया जा रहा था, ठीक है, एसबीआई के लिए, वो भी बढ़ गया। तो अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ जाता है तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पर जो हमारी ईएमआई है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा यही है कि जो अगर रेपो रेट घटेगा तो आपकी जो बैंक की ईएमआई है, जो लोन है, वो आपके सस्ते हो जाएंगे और आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन जब कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आपकी ईएमआई जैसी थी वैसी ही यहाँ पर रहेगी, तो कोई यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो भारत की जो आर्थिक स्थिति है ना, वो अभी थोड़ी सी मजबूत है, क्योंकि आरबीआई के जो गवर्नर हैं इन्होंने कहा कि भारत की जो इकॉनमी है वो मजबूत बनी हुई है, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच में जो टैक्स टैरिफ चल रहा है ना, उसकी वजह से अभी असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और त्योहारों का मौसम कारोबार के लिए एक अच्छा समय होता है, इसलिए आरबीआई ने यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं की और उन्होंने जो लोन है वो अभी स्टेबल रखे हुए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर और चाहिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो जीडीपी है ना वो कितनी है, कितनी फॉरकास्ट यहाँ पर की गई है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आरबीआई ने यहाँ पर कहा है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी 2025-26 के लिए, ठीक है, तो ये इन्होंने जो फॉरकास्ट की है वो है 6.5%। ऐसा कहा है कि 6.5% रहने की उम्मीद की गई है। अगर आप इसको क्वार्टर वाइज देखेंगे तो पहला क्वार्टर जो है वो आपका स्टार्ट होता है अप्रैल से जून का, तो अप्रैल से जून में 6.5%। इसके बाद में जो क्वार्टर 2 है वो आपका होता है जुलाई से सितंबर, तो जुलाई से सितंबर में 6.7%। फिर जो क्वार्टर 3 है वो आपका होता है अक्टूबर से दिसंबर, तो इस अक्टूबर से दिसंबर में 6.6%। और जो क्वार्टर 4 लास्ट क्वार्टर है वो है आपका जनवरी से मार्च का, और इसमें 6.3% जो है ये यहाँ पर अनुमान जो है तिमाही अनुमान यहाँ पर किया गया है। अब देखो, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊं कि जीडीपी ये होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, ये इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर मैं बताऊं कि भारत की बाउंड्री के अंदर, ये भारत देश की सीमा है सपोज़ कर लो, और इस सीमा के अंदर जो भी एक साल में जितना भी प्रोडक्शन और जो सर्विसेज, ठीक है, जो हो रही हैं, ठीक है, तो वो हमारी जीडीपी को मैटर करती हैं। ठीक है, जितनी चीज़ें उगाई जाएंगी, जो प्रोडक्शन होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी चीज़ें दी जाएंगी, वो सारी भारत की सीमा के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हमारी जीडीपी कहलाती है। ठीक है, और जीडीपी से ये पता चलता है कि इकॉनमी कैसी चल रही है, सुस्त है या फिर अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेगा कि महंगाई का अनुमान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि महंगाई का अनुमान इस बार कितना है। आरबीआई ने ये कहा कि जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है इसमें महंगाई जो है वो 3.1% के आसपास में रह सकती है, जो पहले के अनुमान से काफ़ी कम है।
अब ये आप समझिएगा कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर में, लास्ट तक में, दिसंबर के आसपास में आप देख पाएंगे ये जो 3.1 है ना, इससे बढ़कर जो महंगाई दर है वो 3.54% पर भी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो ये धीरे धीरे बढ़ेगी, हो सकता है कि ये 4% तक भी हो जाए। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि अगर ये बढ़ेगी तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर भी यहाँ पर इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। एक टर्म कई बार पूछा जाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन से आपको क्या समझ में आता है? रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो गैस, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो डे टू डे लाइफ में हमारे लिए जिन चीज़ों की काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, तेल, ठीक है, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, जो आप ग्रॉसरी आइटम्स लेकर आ रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे आइटम जो है महंगे हो जाएंगे, इन पर प्राइस हाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। बट अभी अगर आप जुलाई की बात करोगे तो ये जो है मतलब ठीक है, अभी ये लगभग 3.5 के आसपास में ये चल रहा है। ठीक है, आगे हो सकता है कि साल के अंत तक महंगाई दर 4% तक अगर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें महंगी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जो भारत का मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स, ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है ये भी समझ लो थोड़ा सा। जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भारत के पास में अभी है 688.9 अरब डॉलर। ठीक है, इतने अरब डॉलर का जो फॉरेक्स रिज़र्व है ये है। तो इससे क्या हो सकता है कि लगभग हम देखें कि जो 11 मंथ होते हैं ना, 11 महीनों का हम जो है आयात का खर्चा वो यहाँ पर हम लोग संभाल सकते हैं। ठीक है, 11 महीने का जो आयात है उसको हम लोग यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि भारत देश में अगर हम जब कभी भी कोई भी सामान बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, तो हमें रुपीज़ नहीं देना पड़ता, हमें उनको डॉलर देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये जो फॉरेक्स रिज़र्व है ना, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो फॉरेक्स रिज़र्व जो है ये वो विदेशी मुद्रा होती है, ठीक है, जैसे डॉलर, यूरो, तो जो भारत सरकार या आरबीआई के पास में जमा रहती है, और इससे देश की जो आर्थिक सुरक्षा है ये भी बनी रहती है, क्योंकि जब हम कभी कोई सामान खरीदेंगे तो हमको डॉलर्स और यूरो में ही पेमेंट यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, अब जो अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट की अगर आप बात समझेंगे तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ ज़रूर थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो अभी भी मजबूत है। ठीक है, और जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट है वो भारत का 4% के पार निकल चुका है, यानी भारत की जो सेवाएं हैं वो दुनिया में पसंद की जा रही है। मतलब देश के बाहर भी भारत की जो सुविधाएं हैं इनको लोग जो है एंटरटेन यहाँ पर कर रहे हैं। तो पूरा ओवरऑल हमारा जो सारांश है पूरे इस आर्टिकल का वो यही है कि जो रेपो रेट है वो यहाँ पर घटाई नहीं गई है, ईएमआई भी नहीं घटेगी, मतलब जो जितनी है वो उतनी ही रहेगी, और भारत की जो इकॉनमी है वो ठीक है, मजबूत है। लेकिन आरबीआई जो है वो भी सावधानी से काम ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ने लगातार कहा है कि हम इनके ऊपर जो है टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का बारे में उन्होंने कहा था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, बट अभी ये जो आर्टिकल आया है काफ़ी मायनों में इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा आप लोग साथ का डिस्कस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारा जो आरबीआई और अदर एग्ज़ाम्स हैं, एसबीआई बैंक, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स फंड आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट लेकर आता है, जिसमें हम आपको डेली, वीकली, मंथली सारे पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इन पीडीएफ्स को देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।